अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर हैं। नूर खान एयरबेस पे उनका तैयारा लैंड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें रिसीव किया। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सीनियर क़यादत ने उन्हें रिसीव किया तो गलत ना होगा। 21 तोपों की सलामी भी दी गई और अब से कुछ देर पहले अशाया भी दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ईरानी सदर के हमरा थे और बताया ये जा रहा है कि अहम गुफ्तगू जो है, अहम मुलाकात इस वक्त खित्ते के हवाले से की जा रही है। ईरान में मुकम्मल जंगबंदी के बाद ये पहला दौरा है ईरानी सदर का पाकिस्तान में, जिसे तमाम मीडिया कवर कर रहा है। इस वक्त जो दीगर मीडिया है, आउटलेट्स है, वो भी इस टूर को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के दरमियान मीडिएशन करवाया, मुकम्मल जंगबंदी के हवाले से भी मुतहरिक है। इस वक्त भी टेक्निकल टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं कतर और पाकिस्तान की सालसी में। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 12 अरब डॉलर के जो असासे हैं वो भी ईरान को दिए गए हैं। साथ ही अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई थी ईरानी क्रूड ऑयल पे, अब उसे भी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई इंटरनेशनल दौरे हुए हैं, दीगर ममालिक के वज़राए आज़म भी पाकिस्तान आए हैं। लेकिन साथ ही अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से ईरानी सदर को प्रोटोकॉल दिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी उनके हमरा मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब भी थे, और यूँ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की माशी पॉलिसी भी इस हवाले से मज़ीद डिस्कस की जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का एक मुआहदा था ऑयल और गैस का, जो कि मुकम्मल नहीं हो सका। अगर खित्ते में मुकम्मल अमन होता है, मुआहदा भी क्योंकि तकरीबन अपने इख्तिताम को है, तो पाकिस्तान भी इससे खासा फ़ायदा उठा सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान के बहुत अच्छे रवाबित थे, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने खित्ते में अपना लोहा मनवाया है और यही बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मज़ीद तिजारत भी हो सकती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मियाँ सनाउल्लाह, साबिक सफ़ीर हैं, इनके हमरा है मखदूम बाबर साहब, यामीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ तो मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में है और ये बताया जा रहा है कि ये जो टूर है ये बहुत आम है। ये तो खैर हम सब जानते हैं कि जो कुछ हुआ बर्गन स्टॉक में, पाकिस्तान ने जिस तरीके से मीडिएशन करवाई, आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? कोलैबोरेटिव अंदाज में, कम्युनिकेटिव अंदाज में देखा जा रहा है और देखा जाएगा जी। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ ये दौरा जो ईरान का है, क्योंकि ईरान के अंदर पाकिस्तान ने जो भी डिप्लोमेसी की है और जिस तरह पाकिस्तान ने इसमें बजाते खुद इनिशिएटिव लेके और चीजों को स्टेबलाइज करने की और जो अमन है उसको कायम करने के लिए कोई अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया अमेरिका के साथ, ईरान के साथ। तो उसके बाद ईरान के अंदर लोगों ने बहुत सारे मुजाहरे किए हैं जहाँ वो पाकिस्तान के साथ तशक्कुर का इजहार कर रहे थे, शुक्रिया का इजहार कर रहे थे। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को लेके जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं इधर आए हैं और बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये इससे पहले अब्बास इराकी साहब भी आए थे पाकिस्तान, 2 दफा आए थे। एक दफा मुज़ाकरात करने आए थे और एक दफा फिर दूसरी दफा जब मुज़ाकरात कैंसिल हुए तो उसके बाद अब्बास इराकी साहब और ईरानी वक्त आया था। तो यहाँ से वो ओमान गए थे, तो यहाँ से वो रशिया भी गए, फिर रशिया से चाइना भी गए। तो ये तमाम चीजें जो हुई इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था और उस पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक मैनूवर्स इनिशिएट किए ईरान के लिए या ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ तक हम पूछे, इसके साथ पाकिस्तान ने और बड़े सेक्टर में ईरान की मदद की। और आपको पता है कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद थी तो हमने ट्रांजिट रूट खोले थे और एक ट्रांजिट रूट आपको पता है तख्तान से और एक ट्रांजिट रूट जो है वो आपका गबद से लेके गवादर गबद से ऊपर जाता है जो आगे उज्बेकिस्तान से, ईरान से उज्बेकिस्तान से जाते हैं। तो वो जो ट्रांजिट रूट थे उनके खोलने का भी कोई मकसद था और उसके अंदर बहुत सारे चीजें थी जो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की ईरान को। तो ये तमाम चीजें ऐसी हुई जो राइट इन द हीट ऑफ द बैटल थी। और आपको पता है कि जब मुश्किल वक्त होता है तो फिर दोस्त ही साथ खड़े होते हैं। मुश्किल वक्त में जो दुश्मन आपके या दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं वो तो अलग हो जाते हैं। जैसे आप भारत का रवैया देख रही थी कि भारत के ईरान के साथ बहुत क्लोज ताल्लुकात रहे
लेकिन भारत ने क्या किया, वहाँ जो उनका रॉ का नेटवर्क काम कर रहा था, जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क मुसाद के साथ मिलकर काम कर रहा था, वो ईरान के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़े गए। जितने ईरान के साइंसदान शहीद हुए, फौजी शहीद हुए, उसमें रॉ का हाथ था, मुसाद का हाथ था। तो अब ईरान को ये अंदाजा हुआ कि जी उनके साथ कौन टेस्टिंग टाइम पे कौन खड़ा हो सकता है। अब यहाँ तक तो ईरान के लिए पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान को चाहिए कि जो कुछ पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक विक्ट्री हासिल की है, इसको आप इकोनॉमिक गेन्स में, और इकोनॉमिक गेन्स की जब हम बात करते हैं तो टेंजेबल गेन्स में इसको चेंज करें, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का आपको पता है 900 किलोमीटर का बिल्कुल ठीक है। ज्योग्राफिकल बॉर्डर है। और ब्रिगेडियर साहब, इस पे यामीन साहब से भी कमेंट ले लेते हैं। माशी एतबार से ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितना मुस्बत साबित हो सकता है, और इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो मरकज़े निगाह बना हुआ है, जंगबंदी के बाद ये पहला दौरा है ईरानी सदर का पाकिस्तान में। जो बैनुल अक़वामी मरासिम होते हैं वो बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं और बहुत जल्द ख़राब हो सकते हैं। किसी छोटी सी लग़ज़िश से, किसी छोटी सी गलती से वो ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इनफ़रादी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है कि जब भी आप मरासिम बनाते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी ऐसे ही रहे। शुरू तो बहुत अच्छे राय में हुए थे। हमने सबसे पहले अपना वहाँ सफ़ीर भेजा था, राजा गज़नफ़र अली ख़ान को, और हम लोगों ने आपस में डिप्लोमेट्स और सफ़रा का भी एक्सचेंज किया था। फिर बहुत अरसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। फिर जब इस्लामी इनकलाब वहाँ आया तो हमारे ताल्लुकात कुछ ख़राब हो गए। वो नहीं होने चाहिए थे, कोई वजह नहीं थी। वो भी अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं, हम भी अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं। मगर बहरहाल मुख्तलिफ वजूहात थी जो हुई। कुछ अफ़गानिस्तान की वजह से भी ताल्लुकात में ख़राबी आई। मगर अब जो ये जंग हुई ईरान और रियासत मुत्तहिदा और इसराइल की, उसमें पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तरीके से ईरान की हिमायत की। ये नहीं कि हमने कोई अमेरिका से लड़ाई की, मगर हमने पूरी भरपूर कोशिश की कि हम ये साबित करें कि हम अपने हमसाये मुल्क के साथ भलाई चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वहाँ तबाही और बर्बादी हो, क्योंकि ये एक बिला जवाज़ किस्म की जंग थी जो अमेरिका ने शुरू कर दी थी। बहरहाल अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमारे दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात ऐसे थे जिस पे हम बातचीत कर सकते थे। ऐसा मुल्क कोई भी नहीं था दुनिया में जो दोनों ममालिक से बातचीत कर सकता था। तो ये इस मौके का फ़ायदा उठाया हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत ने, बहुत शानदार तरीके से बातचीत की और इनको। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि वो आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन में भी जाएंगे, शिरकत करेंगे। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। ये देखें, ये तमाम सिग्नल्स होते हैं, ये सिफारतकारी में सिग्नल्स होते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी फौत हो जाए तो लोग जाते हैं, चाहे वो दुश्मन मुल्क का भी हो। तो ईरान तो बहरहाल हमारा दोस्त मुल्क है, और अगर वो हमारे वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है जुलाई में उनकी तदफीन होनी है आयतुल्लाह ख़ामेनी की, तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की वहाँ बहुत ऊंचे लेवल पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो सदर पेज़ेश्कियान आए हैं, उनका आना यहाँ बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान के बहुत अफसोस है कि हमारे इलाके में हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है। इंडिया के साथ तो हमेशा से ख़राब रहे, ख़राब से ख़राब तर होते चले जाते हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ भी नहीं होने चाहिए ख़राब, वो भी ख़राब है। तो इस तमाम अगर आप पैराए में देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, बड़ी तस्वीर को देखें, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने मुफ़ाहमत कराई, सुलह सफ़ाई कराई, एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से काम किया। तो यही वजह है कि पेज़ेश्कियान साहब जो हैं, जो उनका पहला दौरा था इस मुआहदे के बाद, MOU के बाद। और मियां साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, उनसे भी ये जानेंगे कि सिफारती लेवल पर पाकिस्तान ने कितनी अहम जिम्मेदारियों को निभाया है, और इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है। ना सिर्फ भारत बल्कि दीगर ममालिक भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है अमन के लिए खासी कोशिशें की हैं। जब इस जंगबंदी का ऐलान किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया, तो हमने ये भी देखा कि मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही इस चीज़ को सराहा कि खित्ते में मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। जी मियां साहब। आपने और मेरे दोनों साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से तर्जमानी की है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है और उनका आना भी खुशाइंद है, और ये नज़र आता है कि मुस्तकबिल में हमारे तल्लुकात अच्छे होंगे, और अच्छे सिर्फ सिंबॉलिकली नहीं होंगे, सब्सटेंस में भी होंगे, इसके अंदर इकोनॉमिक भी
कंटेंट भी होगा, पॉलिटिकल कंटेंट भी होगा, जियो पॉलिटिक्स का कंटेंट भी होपफुली इसमें नुमाया होगा। इससे ये बात यहाँ हो जाती है कि पाकिस्तान अभी तक बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है कि उसका ट्रस्ट दोनों फरीकैन का, ईरान का भी और अमेरिका का भी, इसलिए ये रेलिवेंट रहेगा। जो भी मुश्किलात आएंगी, जो 4 ग्रुप बनाए हैं इन्होंने अपना डील को खात्मे तक ले जाने के लिए, उसमें जहां पाकिस्तान की जरूरत होगी किसी नॉट को अनलॉक करने की, कतर के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ मिलके ये पूरी तरह कोशिश रहेगा। बिल्कुल ठीक है मखदूम साहब, पाकिस्तान के हवाले से बातचीत हो रही है, खित्ते में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि माशी पॉलिसी के एतबार से भी ईरान के साथ इंपोर्ट किया जा सकता है, ट्रेड की जा सकती है, क्योंकि अब अमेरिका की जानिब से भी 60 रोज़ की इजाज़त दी गई है कि ईरान अपना क्रूड ऑयल किसी भी ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त ईरानी सदर के हमरा है कि इस हवाले से आप समझते हैं कि कोई बातचीत होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए और हो भी रही है। और ये हमें कुछ 60 डेज वाले जो बेनिफिट्स ईरान को मिल रहे हैं वो हमें उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ें मिलनी चाहिए और मिलेंगी भी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा तो इशू इस वक्त जो है वो गैस पाइपलाइन का है, जो कब्ज की ईरान तो अपने बॉर्डर तक ला चुका है और हमने अभी उसको कंप्लीट करना है, और वो भी यूएस सैंक्शन जो ईरान पे थी उसकी वजह से। एंड आई होप कि ये जल्दी ही उसको तो वेवर मिल जाएगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को। असल जो लॉन्ग टर्म में है वो आपका वो है, तेल तो आप ले ही रहे हैं और मिल भी जाएगा और आता रहता भी है, और गल्फ से भी बहुत से ममालिक से आ रहा है। इसके साथ साथ हमें जो अपना एनहेंस्ड सी पैक के लिए ट्रेड कॉरिडोर सेंट्रल एशिया के लिए वाया ईरान हमने किया था, हमें उसको भी एक्सपेंड करना होगा। चाबहार और गवादर का जो इशू है इनको सिस्टर पोर्ट्स डिक्लेयर करने का, वो भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे बड़ी चीज चल रही है, जो अभी तक जो MOU हुआ है या एग्रीमेंट की जो शेप है उसमें कंफ्यूजन्स आ रही हैं कि यूएस साइड डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी हम ईरान मान गया है IAEA के इंस्पेक्टर्स के इंस्पेक्शन पे, जबकि ईरान कह रहा है हमने ऐसी कोई अभी तक बात नहीं मानी। ट्रंप कह रहे हैं कि जी वो जितने उनके डी फ्रीज एसेट्स होंगे जो डॉलर्स है 12 बिलियन, उससे सिर्फ वो अमेरिका से इंपोर्ट्स कर सकेंगे, वो भी एग्रीकल्चर और मेडिसिन के सेक्टर में, जबकि ईरान कह रहा है ऐसी कोई एग्रीमेंट में बैन नहीं है। क्योंकि थोड़ा कुछ लगेगा ऐसा, लगता है कि टाइम चीज़ों को क्लियर अप होने में। लेकिन एक चीज़ जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है उस पर वो काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है कि अब अमेरिका इस चीज पे आ गया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था और जो इनका मेजर प्रोग्राम था उसमें इनको बाहर से किसने हेल्प की। तो जो न्यूक्लियर और मेजर प्रोलिफरेशन खित्ते में हो रही है उसको सबको पता है कहाँ से हो रही है, और ईरान भी अब इस पे गालिबन कोऑपरेट काफी हद तक करेगा। और इसके लिए जो अलार्म बेल हैं वो एक और पड़ोसी मुल्क में बज चुकी हैं, जिन्होंने अपना टॉप जो अग्नि मिसाइल सिस्टम का जो मैन्युफैक्चरर था, जो उसको सारा चला रहा था, उसको अग्नि मैन कहते थे, अविनाश चंद्र, उसको उन्होंने जबरी रिटायर कर दिया था। 3 साल अभी नौकरी रहती थी, सिर्फ इसलिए कि उसके इनिशियल प्रूफ अमेरिकन के हाथ आ गए थे कि ये मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में मुलव्वस है ईरान को। तो अब ये जो अमेरिका की आगे जो मिसाइल और न्यूक्लियर हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन या वो चल रही हैं, वो आगे कुछ महीनों में जाके वो हमें किसी और मुल्क के घर अब घेरा तंग होता नजर आ रहा है। और ईरान तो अपना साफ बच गया है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट हो गया इसमें सारी उनकी चीजें क्लियर हो गए। लेकिन ये और अमेरिकन अपना जो है ये देखा जाए, अगर इस पूरे मुआहदे को देखा जाए तो ईरान को कई ज़्यादा रियायत मिली है, यानी कि 47 ईयर्स से जो उनके एसेट फ्रीज थे अब वो रिलीज़ किए जाएंगे, साथ ही जो सेंक्शंस लगाई गई थी वो भी अब ईरान पे हटा दी जाएंगी। तो ईरान की माशी पॉलिसी जो है उसके मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब।
ये बिल्कुल जब आप उनके एसेट डिफ्रीज करेंगे और उनको आप जो है वो वॉर डैमेजेस भी देंगे, और फिर उसके बाद ट्रम्प साहब ने जैसे कहा और ईरान ने भी कहा कि उनको इजाजत दे दी गई है कि वो अपना तेल जो है वो मार्केट में बेचे, और उसके ऊपर जो तमाम की तमाम जो पाबंदियां हैं वो भी हटा ली गई। तो इसका मतलब ये है कि जब तेल बिकेगा मार्केट में तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ईरान के पास अपना ईरान जो है वो उसके पास अबाउट कोई 208 बिलियन बैरल ऑफ प्रूवन रिजर्व हैं तेल के, विच इज 12% ऑफ ग्लोबल रिजर्व। तो साथ ही थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में ऑयल के अंदर, और कोई 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की नेचुरल गैस है जो सेकंड है आफ्टर सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर रशिया। तो ये जब मार्केट पे जब इन तमाम चीजों की अगर मार्केट वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो ये तो $20 ट्रिलियन पे जाती है। सही। तो जब इस चीज को खोलेगा ईरान तो आप खुद ही देखिए कि ईरान को फिर उसका कितना फायदा होगा। और ईरान जब, और दूसरी एक और चीज याद रखिएगा कि इसके साथ साथ ईरान की एक डिमांड है कि अमेरिका जो है अपने बेसिस जो है उनको निकाले यहाँ से गल्फ से, जिसके ऊपर अभी ईरान अमेरिका का वक्त जो है ईरान का मिडिल ईस्ट में विजिट करना है। और इससे पहले वहां पे उनके बेसिस आप देखिए कतर में देखिए, बहरीन में देखिए, कुवैत में देखिए, सऊदी अरब में देखिए, वो बड़े थिन आउट हो गए। तो जब वो थिन आउट होते हैं वहां से तो उसके अंदर जो वहां पे जो उन ममालिक की जो डिपेंडेंसी थी बेसिस की वजह से, और जो वहां पे जो चीजें थी वो भी इफेक्ट होंगी। और अमेरिका की अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं वो ये नजर आ रही है कि उन्होंने उनके मिनिस्टर ऑफ वॉर ने परसों जो इंडो पैसिफिक कमांड थी उसको पैसिफिक कमांड बना दिया है। इससे आप एक चीज समझिएगा कि उनका ज्यादा जो तवज्जो अमेरिकन की वो इंडो से निकल के पैसिफिक की तरफ जा रही है। और वो अपने रिजर्व्स को, जैसे ट्रंप ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसकी हुई थी G7 के बाद, उसने ये कहा कि ये जो हॉकिश लोग अमेरिका में मुजाहरा कर रहे हैं कि मैंने डील क्यों की है, तो देखा अगर मैं डील ना करता तो हमारा 500 मिलियन 600 मिलियन 700 मिलियन खर्चा होता अगर मैं ईरान पे बॉम्बिंग करता रहता। और हमारे रिजर्व जो है वो 4 हफ्ते के रह गए। ईरान का मुतालबा था कि जो हवाई अड्डे खलीज ममालिक में मौजूद हैं अमेरिका के, इसे ख़त्म किया जाए। अब ख़त्म तो नहीं हो सका क्योंकि ये एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये रेशियो कम ज़रूर हो सकता है और हुआ भी है। नहीं, वो तो हो रहा है काम। इसलिए कि मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अमेरिका की जो, क्योंकि कल एक आज फाइनेंशियल टाइम में एक आर्टिकल छपा है, आपकी नजर से गुजरा हो, उस फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल्स के अंदर वो कहते हैं कि जी जो अमेरिका के यूरोपियन एलाइज है ना, दे वांट टू मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम अमेरिका, बल्कि उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से आजादी चाहते हैं बिकॉज दे फील इनसिक्योर एंड वीक बिकॉज ऑफ द अमेरिका के साथ रहने, तो वो अपने आप को इनसिक्योर और वीक फील करते हैं। एक तो अगर यूरोपियन एलाइज ये कह रहे हैं तो मिडिल ईस्ट के अंदर तो आपने खुद ही देख लिया, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जो देना चाहता, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता था, वो क्या उन्होंने प्रोवाइड की? वो तो नहीं प्रोवाइड कर सके, बल्कि वो तो खुद ही वहां से निकलना पड़ा उनको। तो इसका मतलब ये है कि अभी अगर इंडो पैसिफिक की तरफ वो जाते हैं तो मिडिल ईस्ट से उसकी कंसंट्रेशन, इस इलाके से उनकी जो तवज्जो है वो मिडिल ईस्ट से कम होगी। हाँ, वो चाइना स्पेसिफिक जरूर रहेगी। तो इसलिए आने वाले दिनों में जैसे हम सोचते हैं ना कि वेस्ट एशिया में एक नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नया सिक्योरिटी अपरेटस है जिसने वजूद में आना है, और उसके अंदर फिर बहुत सारे ममालिक हैं अमेरिका के अलावा, क्योंकि ये तो अब स्टैब्लिश हो गया है ना कि दुनिया यूनिपोलर नहीं रही है। चाइना पीछे है, रशिया है, फिर जो इमर्जिंग पार्ट में आप देखिए पाकिस्तान है, ईरान है, तो इनके टर्किया है। ये जो चीजें अब समझ आ रही है, इसके अंदर आपको न्यू अलायंसेस बनना जो है वो एक आप ये समझे कि मस्ट हो गया। वैसे खित्ते में एक खित्ते में जो है वो नए अलायंस भी बनते हमें नजर आएंगे। यामीन साहब, अगर बात करें सीपैक के हवाले से तो फिर ऐसी खबरें भी आई थी कि पाकिस्तान ने रशिया को दावत दी है, चाइना के साथ ऑलरेडी हम गवादर अपना पोर्ट का आगाज करेंगे और कर भी रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि इसमें ईरान भी एक हिस्सा डाल सकता है? माजी में हमने देखा चाबहार के हवाले से कि ईरान और भारत मुतहारिक थे, तो अब हम देखेंगे कि सीपैक में ईरान का भी एक हिस्सा मौजूद हो सकता है, स्पेस है।
जी बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि गवादर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ। और गवादर और चाबहार में बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है। गवादर जो है वो डीप सी पोर्ट है, चाबहार डीप सी पोर्ट नहीं। हमारे जो पोर्ट है वहाँ बड़े जहाज़ आ सकते हैं और उनसे माल उतर भी सकता है, माल चढ़ भी सकता है। और गवादर जो है वो सी पैक के आगाज़ पे है। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने पहले बहुत दफ़ा कहा है कि जी हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया भी हमारे साथ मिले। वो इंडिया तो इतना बदबख्त मुल्क है, वो तो दोस्ती चाहता ही नहीं, वो तो लड़ाई चाहता है खाली। हालांकि अगर अमन हो इलाके में तो सबका फायदा है। तो बिल्कुल गवादर में ईरान हिस्सा डाल सकता है। और बाकी भी जो आप देखेंगे बहुत तब्दीलियां आएंगी, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज होगा। जैसे पहले बात हो रही थी कि जो अमरीकी अड्डे हैं मशरक़ वस्ता में, वो उनका आपको फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने भी देख लिया कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दी थी रियासत मुत्तहिदा को। उसका फायदा कोई नहीं हुआ, कोई मुल्क महफूज नहीं रहा, चाहे कुवैत हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, हर एक पे ईरान के मिसाइल आके लगे। तो अमेरिका तो उनकी गारंटी नहीं दे सका ना, उनकी हिफाजत नहीं कर सका। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता उनके अच्छा, जिस तरीके से आपने कतर का नाम लिया, क्योंकि कतर भी सालसी में पेश था, सबसे पहले तो खैर पाकिस्तानी मैंने जानबूझ के लिए, क्योंकि देखिए कतर ने ट्रंप साहब को $400 मिलियन का एक जहाज तोहफे में दिया, जिसको उन्होंने एयरफोर्स 1 बनाया। और ये भी उन्होंने कहा कि जी आप ये घर ले जाएं रिटायरमेंट के बाद। तो उनकी भी हिफाजत तो नहीं कर सके ना। कतर जो है वो बहुत अमीर मुल्क है, बहुत ज्यादा तेल वहां से निकलता है। तो ये तमाम अरब ममालिक के हक में है कि जी वो इस इलाके में अमन लाएं, पाकिस्तान से दोस्ती करें। ईरान सब यहाँ दोस्ती होनी चाहिए। अगर यूएई दोस्ती नहीं कर रहा और इंडिया के करीब हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छा, मुत्तहिदा अरब अमारात भी इस चीज को बहुत मेक श्योर करेगा यामीन साहब कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ऑल्दो ईरान कह चुका है यूरेनियम के हवाले से कि वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहते, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात को भी एक थ्रेट सा फील होता है कि ईरान के पास जो है वो जौहरी हथियार ना हो। देखिए बात यह कि ईरान तो जो एक मुकद्दम बात है, जो बेसिक बात है, वो सिग्नेटरी है एनपीटी का, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। तो उस ट्रीटी के तहत तो 1968 के बाद कोई मुल्क जो है, 1968 से पहले जिनके पास न्यूक्लियर हथियार आ गए थे, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बन गए। उसके बाद कोई नहीं बन सकता। यही बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, और शुमाली कोरिया ने कुछ साल पहले इस ट्रीटी से निकल गए। उन्होंने कहा जी हमारी सिक्योरिटी को खतरा लगा के हम उसकी जो प्रोविजंस हैं ऑफ द एनपीटी, उसके तहत हम आपको नोटिस दे रहे हैं, हम निकल रहे हैं। तो ईरान को तो वैसे भी मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया इस लड़ाई में डेटरेंस जो थी वो न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए नहीं है, वो तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, आबनाए हुर्मुज के थ्रू आई। आबनाए हुर्मुज को उन्होंने बंद कर दिया। आबनाए हुर्मुज से ना सिर्फ तेल गुजरता है, वहां से इंटरनेट की लाइंस गुजरती हैं। तो आबनाए हुर्मुज तो बहुत सेंसिटिव जगह है। तो मेरा अपना जाती ख्याल है ईरान भी को भी जरूरत भी नहीं है अभी न्यूक्लियर वेपन्स की। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको यूरेनियम को 90% से ज्यादा अफसूदा करना पड़ता है। और चूंकि ईरान अभी तक एनपीटी की लेकिन अमेरिका का तो दावा था कि 60-70% जो है यूरेन एनरिचमेंट जो है वो ईरान कर चुका है। वो अमेरिकन जरीदे, अमेरिकन अखबार ये दावा कर रहे थे। जी कर चुका था। देखिए 60% एनरिचमेंट से कुछ नहीं होता जब तक आपने 90% एनरिचमेंट ना की हो। और उसके अलावा भी आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए और बहुत सी चीजें चाहिए होती है, ट्रिगर मैकेनिज्म चाहिए होते हैं, और बैनुल-अक़वामी कवानीन है जिसके बिल्कुल ठीक है। यामीन साहब, मियाँ साहब से भी इस पे कमेंट ले लेंगे। मियाँ साहब, क्या समझते हैं आप, इस वक्त कतर भी सालसी करवा रहा है और कुछ अरसे बाद हम देखेंगे कि इसराइल जो कि स्पॉइलर है, उनके और कतर के दरमियान भी एक छोटी मोटी झड़प या जंग हो सकती है, क्योंकि माजी में हमने देखा था कि कतर फ्रंट पे नहीं आ रहा था, ईरान की हिमायत उस तरीके से नहीं कर रहा था। देखें, ये जो मुआहदा हुआ है या हो रहा है, अभी तो प्रोसीजर जारी है। जब ये मुकम्मल भी हो जाता है, जिस तरह की हम ख्वाहिश रखते हैं, इससे एक परमानेंट अमन आ जाएगा, ये मेरे ज़हन में नहीं ये बात समाती। ये खित्ते में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहेगी। सही। ये इस वजह से नहीं होगी कि इजराइली इसमें ना मुतहरक होगा, इसमें अमेरिका भी मुतहरक होगा। और फिर ये ख्याल करना कि ये मेरा ज़ाती ख्याल है
दूसरे दोनों ना दोस्तों ने इस बात की एग्री किया है। मेरा कि जी अड्डे थिन आउट होंगे, अब वो हिफाजत नहीं कर पाए खलीज की मुल्कों की, और उनको अमन नहीं दे पाए, प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अमेरिका ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाएगा और यही गल्फ के कंट्रीज उस पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी सर कता कलामी की माजरत चाहूंगी, तो फिर क्या ये जो वक्त अमेरिका ले रहा है इसे ये कहेंगे कि वो टाइम ले रहा है ताकि एक बार फिर ईरान पे हमला किया जा सके? एक फेस सेविंग उसे चाहिए थी जो शायद पाकिस्तान ने दे दी है। नहीं, आप बहुत ज्यादा जंप करके आप ना दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, जिसका कोई मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी जो हालात हैं वहाँ के, अब ईरान स्ट्रॉन्ग उभरा है पहले की निस्बत। जब जंग से पहले उसकी पोजीशन कमजोर थी, अकेला था। अब उसने अपनी जुर्रत से जिस तरह उसने फाइट किया है, अपना लोहा मनवाया है, मैं आपके लफ्ज चुरा रहा हूँ, कि उसकी वजह से उसकी इज्जत बढ़ी है। और लेकिन वो अपनी इज्जत को कैसे ना इस्तेमाल करता है, ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा। अगर वो हेजमॉन की तरह की सूरत में आता है, अपनी प्रॉक्सीज को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, और प्रॉक्सी उसके बिहाफ पे इजराइल के साथ हंगामा करती हैं, अटैक करती हैं, तो फिर प्रॉब्लम होंगे। वैसे भी ये खित्ता इसलिए पुरअमन नहीं रहेगा, और इसमें जंग छोटी मोटी और कन्फ्लिक्ट टेंशन रहेगी, क्योंकि इसका जो बेसिक रीजन है वो तो फलस्तीन का इशू है। वो ना वहां तो कुछ नहीं हुआ, और इस पूरे किस्से में उसका जिक्र तक नहीं आया। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान और इंडिया की सुलह हो सकती है, बड़े आराम से हम बड़े अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए और सियाचिन का मसला हल हो जाए। ये जब तक ये मसला हल नहीं होता, हम दुश्मन हैं, हम लड़ाई के लिए खड़े हैं, इंडिया खड़ा है, और ऊपर से दोनों मुल्क अमन की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जी फरमाइए। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, आपका कमेंट आ गया है। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।